हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज बहुत दिनों बाद हमारी एक क्लास शुरू हो रही है। एक्चुअली बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो वीडियो बनाना बंद हो गया था। तो आज से हमारी चलेगी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। तो हमारा आज फर्स्ट क्लास है, तो शुरू करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इन चारों में से कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। नंबर एक, ascertainment of cost, determination of selling price, cost control and cost reductions, cost control and cost reduction, assisting shareholder in decision making। तो इसका आंसर है हमारा डी। ये तीनों चीजें क्या होती है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के काम होते हैं। बाकी जो असिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग होता है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। सेकंड है हमारा, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट आर। इन सब में से कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट हैं, मटेरियल ओनली, लेबर ओनली, एक्सपेंस ओनली, या मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो इसका आंसर है डी। ये तीनों चीजें क्या है, हमारी प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं। इन तीनों चीजों से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। थर्ड है हमारा, कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग डैश इनटू डैश। देखो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है हमारा, रॉ मटेरियल से WIP बनता है, या रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनता है, या WIP से फिनिश गुड्स बनता है, या फिनिश गुड्स से सेलेबल गुड्स बनता है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स। नेक्स्ट है हमारा, विच आर द फॉलोइंग आर इंक्लूडिंग इन कन्वर्जन कॉस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। अब इसमें से पूछा गया है कि इन चारों में से, इन तीनों में से कन्वर्जन कॉस्ट कौन सी होती है मटेरियल की। पहला हमारा डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा है डायरेक्ट लेबर, तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव, या ऑप्शन ई, बी एंड सी। तो इसका आंसर है हमारा बी एंड सी। कन्वर्जन कॉस्ट में कभी भी मटेरियल नहीं आता, क्योंकि मटेरियल को ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो कन्वर्जन कॉस्ट में कैसे आएगी। तो इसमें आता है डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। कई बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ये तीनों मटेरियल को कन्वर्ट करने में मटेरियल का यूज भी होता है, लेबर का यूज भी होता है, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का भी यूज होता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि इन तीनों को कन्वर्जन कॉस्ट मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में कन्वर्जन कॉस्ट में सिर्फ लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कॉस्ट अकाउंटिंग डील विथ। कॉस्ट अकाउंटिंग किससे डील करता है, हिस्टोरिकल डाटा से, या फ्यूचरिस्टिक इन अप्रोच से, या बोथ ए एंड बी, या नेदर ए एंड बी। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे भी चलता है और फ्यूचर के बेस पे भी चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय ए कॉस्ट अकाउंटिंग। इन चारों में से कॉस्ट अकाउंटिंग कौन सी रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं करती है, कंज्यूम्ड मटेरियल स्टेटमेंट, लेबर कॉस्टिंग, कॉस्ट सीट, या कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है आपका आंसर डी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में किस चीज़ का पता करते हैं हम हमारे प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट आई है, या हमारे प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट लगी है, उसी चीज़ का पता करते हैं हम। तो इसमें कंज्यूम्ड मटेरियल स्टेटमेंट भी आएगा, लेबर कॉस्टिंग भी आएगा, कॉस्ट सीट भी आएगा, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा, डैश मे बी डिफाइंड एज द टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग कॉस्ट डाटा। इन चारों में से कॉस्ट डाटा को प्रेजेंट करने के लिए कौन सी टेक्निक होती है, जहां वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर शोन सेपरेटली फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। जहां हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग शो करते हैं डिसीजन के तौर पे। तो वो कौन सी कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, डायरेक्ट कॉस्टिंग है, या वेरिएबल एनालिसिस है। तो इसका आंसर है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहते हैं। तो पहले हम मार्जिनल कॉस्टिंग की डेफिनेशन समझ लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। अगर हम हर साल या हम हर महीने 1000 कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर उसमें से 1000 के अलावा जितने भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा निकले,
उस एक्स्ट्रा यूनिट पे जो हमारी कॉस्ट लगी ना, उसी कॉस्ट को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका सिंपल लैंग्वेज में होगा कि किसी भी प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस होने पे जो उस एक्स्ट्रा यूनिट पे कॉस्ट आती है, उसी कॉस्ट को क्या कहते हैं हम, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। और मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। ये एग्जांपल है मार्जिनल कॉस्ट का। देखो इसमें एक कंपनी का डाटा है जिसमें उनकी करंट पोजीशन है, वो 1000 बोतल प्रोड्यूस करते हैं और जिसका प्राइस टोटल कॉस्ट जिसकी आती है 1 लाख रुपए। लेकिन फ्यूचर में वो उनका प्रोजेक्शन है कि हम 2000 बोतल प्रोड्यूस करेंगे और जिसकी कॉस्ट आएगी 1,25,000। तो इसमें आइटम में कितना चेंज हुआ, आइटम की क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, 1000 का, और प्राइस में कितना चेंज हुआ, 25,000 का। तो इसमें जो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई उनकी, 25। तो ये जो एक्स्ट्रा यूनिट निकली इसी की कॉस्ट को क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डैश इज फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग विच अप्लाई वेयर वर्क इज अंडरटेकन एज पर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। इन 4 ऑप्शनों में से वह कौन सी कॉस्टिंग है जो कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे लगती है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है आपका आंसर ए, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया जाता है कस्टमर से, तो उस कॉस्टिंग को बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। जैसे हमने कोई कार्ड प्रिंट करवाने हैं तो वो क्या हो गया आपका, जॉब कॉस्टिंग। अच्छा, जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। तो जैसे इंजीनियरिंग कंपनी में ये होता है या कंस्ट्रक्शन की कंपनी में, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और जॉब कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए। देखो जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दोनों में क्या कर रहे हैं हम, एक वर्क असाइन कर रहे हैं उसको, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, और दूसरा जॉब कॉस्टिंग में क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। और तीसरा इसमें है बैच कॉस्टिंग। तो बैच कॉस्टिंग क्या होती है, जहां ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, जैसे टायर कंपनी हो गई, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई, यहाँ ग्रुप में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बैच कॉस्टिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल ऑडिट, प्रॉफिट एनालिसिस, इंटरनल ऑडिट या कॉस्ट असर्टेनमेंट। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट का पता लगाना, कॉस्ट असर्टेनमेंट। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज। इनडायरेक्ट कॉस्ट को और क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट, ट्रेसेबल कॉस्ट या नन ऑफ द अबव। तो उसको बोलते हैं कॉमन कॉस्ट। अब इसमें देखो इम्प्यूटेड कॉस्ट कौन सी होती है, इम्प्यूटेड कॉस्ट को क्या बोलते हैं, एन इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑल्सो नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इम्प्लाइड कॉस्ट। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट का ये 3-4 नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम में हो सकता है इम्प्यूटेड कॉस्ट के बारे में सिर्फ नोशनल कॉस्ट लिखा हो उसके आगे, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा हो, या इम्प्लाइड कॉस्ट लिखा हो। तो आपको ये चारों नाम इसके याद रखने हैं जिससे कि आप एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। अब इम्प्यूटेड कॉस्ट होती क्या है, एक वर्ड आप याद रखना, इसमें जो लिख दिया हुआ है अपॉर्चुनिटी। इम्प्यूटेड कॉस्ट वो होती है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको कहीं से उससे ज़्यादा सैलरी का ऑफर आ गया, लेकिन आप वहाँ गए नहीं, तो आपने क्या कर दिया, अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्यूटेड कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इन कॉस्ट प्लानिंग इज। कॉस्ट प्लानिंग में सबसे मोस्ट टेक्निक कौन सी होती है, कॉस्ट शीट, बजट या मार्जिनल कॉस्टिंग या डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो आपको ये क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा होगा कि आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो लास्ट में कॉस्ट प्लानिंग, प्लानिंग किसको बोलते हैं, जब आगे हम फ्यूचर का कोई प्रोजेक्शन करते हैं तो उसको उसका दूसरा वर्ड क्या है, बजट। तो इसका आंसर है बी, बोलते हैं ना बजट बनाना है हमें, प्लानिंग करनी है। तो क्वेश्चन में ये आंसर छिपा हुआ है, तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन बी, बजट। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसको आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, वेरीज व्हेन आउटपुट वेरीज, या रिमेन्स कांस्टेंट, या डिक्रीज व्हेन आउटपुट डिक्रीजेज, या इंक्रीज व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहती है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती रहती है। ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो वो ज़्यादा वेरी होगी, कम प्रोडक्शन हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट कम वेरी होगा। नाम ही इसका वेरिएबल देखा है, वेरी होना मतलब कम ज़्यादा होना। लेकिन पर यूनिट क्या होता है, ये पर यूनिट कांस्टेंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इन चारों में से कॉस्टिंग का मेथड कौन सा नहीं है। पहला हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, या प्रोसेस कॉस्टिंग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो सारे तो कॉस्टिंग कॉस्टिंग आ रहे हैं, लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, ये मेथड है, और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, वो टेक्निक है। तो आपको मेथड और टेक्निक में फर्क समझना पड़ेगा। टेक्निक क्या होती है, कॉस्ट रिडक्शन करने को टेक्निक बोलते हैं, या कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, वो हो गई हमारी टेक्निक। तो वो टेक्निक कौन सी होती है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, ये क्या है, टेक्निक है। तो इसमें आप ध्यान रखना कि मेथड और टेक्निक दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारा ए डैश इज ए प्लान कॉस्ट फॉर ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस रेंडर। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारा प्लान कॉस्ट होता है, पहले से जो कॉस्ट होती है हमारी किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी सर्विस के लिए, वो कौन सी होती है। जैसे पहले हम अनुमान लगा देते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट पे 25 रुपये कॉस्ट आएगी या 50 रुपये कॉस्ट आएगी, तो उसको कौन सी कॉस्ट बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा डैश इज डिफाइंड एज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। कॉस्ट के पता लगाने के लिए कौन सी टेक्निक है इन चारों में से। मैनेजमेंट को अकाउंटिंग बोलते हैं उसे, या कॉस्टिंग बोलते हैं, या कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, या असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा द मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा जो है वो किससे लिया जा सकता है या किससे लिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारा डैश आर दूज कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली एंड इनडिस्प्यूटेबली विथ ए यूनिट ऑफ ऑपरेशन और कॉस्टिंग यूनिट और कॉस्ट सेंटर। क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी कॉस्ट होती है जो इजीली ट्रेस हो जाए कि इस प्रोडक्ट पे कौन सी कॉस्ट लगी हुई है। तो उस तरह की कॉस्ट को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, या ट्रेसेबल कॉस्ट बोलते हैं, या बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर है आपका डी, बी एंड सी। तो उसको क्या बोलते हैं, जो जिस प्रोडक्ट पे कॉस्ट ट्रेस हो जाए या पता चल जाए इजीली से कि इस पे कौन सी कॉस्ट लगी है, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट या ट्रेसेबल कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन होती है वो कितने तरीके से हो सकती है, 2 वेज, 3 वेज, 4 वे, या सेवरल वेज। तो सेवरल वेज से हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड एज। प्रोडक्शन में जब इनडायरेक्ट मटेरियल लगता है उन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑफिस ओवरहेड बोलते हैं, सेलिंग ओवरहेड बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलते हैं, या फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड को और क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रखना। अब ऑप्शन ए था हमारा ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड को क्या होता है, जैसे ऑफिस का रेंट हो गया, छोटे मोटे खर्चे हो जैसे कोरियर का खर्चा हो गया, वेलफेयर का खर्चा हो गया, ये ऑफिस ओवरहेड है। सेलिंग ओवरहेड जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया और सेल्स पर्सन की सैलरी हो गई, ये सेलिंग ओवरहेड में आया। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जैसे पैकिंग मटेरियल का खर्चा हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। और फैक्ट्री ओवरहेड में जैसे रेंट हो गया, फैक्ट्री का मेंटेनेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर हाउस रेंट इज ए पार्ट ऑफ। इसको भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, या प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। वेयर हाउस रेंट को किस कैटेगरी में लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। तो मिलते हैं हमारे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में लिख दिया करो और मैं आपका रिप्लाई करूँगा। कभी कभी क्या होता है कि रिप्लाई नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं,
तो हर एक का रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो हम जो भी MCQ करेंगे उसके चारों जो ऑप्शन होते हैं उनको हम डिटेल वाइज समझेंगे। अगर मैं खाली आपको आंसर का ही एक्सप्लेनेशन दे दूं तो वो आपके लिए भी सही नहीं रहेगा, लेकिन अगर उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और मैं चारों का एक्सप्लेनेशन दूं तो आपको एक MCQ से कई MCQ बन जाएंगे। कोशिश करूंगा कि चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करूं। तो आज के लिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हमारे अगली क्लास में।